डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कहता है कंपनी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट के तहत हुआ हो या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत हुआ हो। अगर किसी कंपनी का प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो वो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी ने भी काफी एक अच्छी डेफिनेशन दी है कंपनी की, जिसमें लगभग उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय ए लॉ। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट हुआ है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, उसकी एक अपनी एक सेपरेट एंटिटी है उसके मेंबर्स से अलग। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है। एंड ए कॉमन सील। नाउ वी मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड एसोसिएशन है मेंबर्स का। ये लॉ के द्वारा या तो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट हुआ है या फिर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर। कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कंपनी नहीं कहला सकता। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है। दूसरा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट हुआ है। इस कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट हुई है और ना ही कोई कंपनी का सोल है ना कंसाइंस है, पर इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। पर एट द सेम टाइम कंपनी हैज सब सर्टेन राइट्स सम ऑब्लिगेशन लाइक ए नेचुरल पर्सन। जैसे कि कंपनी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है, ओन कर सकती है। कैन बी शूड और शूड बाय इट्स ओन नेम। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट एंटिटी। कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है उसके मेंबर्स से अलग। कंपनी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। उसके लिए उसको इसको मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है प्रॉपर्टी ओन या ट्रांसफर करने के लिए। और कंपनी स्यू भी कर सकती है किसी को, और कंपनी को स्यू कर सकता है जैसे कंपनी के उसके खुद के मेंबर या फिर एज वेल एज ऑल्सो आउटसाइडर्स। इसमें ये भी एक सेपरेट एंटिटी का एक केस है फेमस, सैलमोन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। 1897 का केस है ये, जिसमें एक सैलमोन लेदर मर्चेंट होता है, वो अपनी बिजनेस सोल्ड करता है सैलमोन एंड कंपनी को 30,000 पाउंड में, जिसके लिए सैलमोन एंड कंपनी सैलमोन को 20,000 फुली पेड शेयर अलॉट करती है ऑफ पाउंड वन ईच। एंड डिवेंचर्स इश्यू करती है 10,000 पाउंड के, और उसमें एक एक शेयर उसकी वाइफ को, 4 बेटों को और एक डॉटर को भी जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शेयर क्योंकि सैलमोन के पास है, उसके पास डिवेंचर्स है कंपनी के, तो सैलमोन का एक एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। एक साल के बाद कंपनी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी में जाती है और कंपनी का वाउंड अप हो जाता है। तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो सैलमोन को लायबल ठहराते हैं उनके पेमेंट के लिए। वो कहते हैं कि सैलमोन के पास ही सारा कंट्रोल था कंपनी का, और मिस्टर सैलमोन और सैलमोन कंपनी दोनों सेम पर्सन है, उनका मानना ये होता है। लेकिन जिसमें ट्रिब्यूनल का जो वो आता है ऑर्डर, वो ये आता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए कंपनी के जो असेट्स हैं सिर्फ उसी में से उन क्रेडिटर्स का पेमेंट करा जा सकता है। बाकी मेंबर्स की कोई यार ऐसी लायबिलिटी नहीं है इसमें। मेंबर्स के जितने इसमें शेयर होते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, उतनी उनकी लायबिलिटी बनती है कंपनी के डेब्ट्स में। इसके बाद है चौथा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का एक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है। कंपनी के मेंबर आते हैं जाते हैं पर कंपनी हमेशा चालू रहती है, कंपनी कभी उनके आने जाने से बंद नहीं होती है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी और ल्यूनेसी ऑफ एनी मेंबर डजंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। फिफ्थ है कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो खुद तो ऐसे सिग्नेचर वगैरह नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी की कॉमन सील होती है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का तो उसको लीगल इन्फोर्सर बनाने के लिए कंपनी की कॉमन सील का इस्तेमाल करा जा सकता है। सिक्स्थ है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का ये भी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जिस मेंबर के नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होगी उतनी उसकी लायबिलिटी बनती है। मान लीजिए किसी मेंबर के पास कंपनी के 100 रुपए के शेयर हैं तो उसकी उतनी ही लायबिलिटी मानी जाएगी कंपनी के लिए। कंपनी के लिए वो 100 रुपए तक का लायबल होगा अगर कंपनी का वाउंड अप होता है तो। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेक्शन 3A। इसमें ये कहता है अगर ऐसे पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर होते हैं आपके 7,
प्राइवेट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2। अगर इससे भी किसी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं और वो कंपनी बिजनेस अपनी कैरी ऑन करती है, 6 महीने से ज्यादा समय इस बात को हो जाता है, तो जो मेंबर उस कंपनी का उस समय था, जो बिजनेस कैरी कर रहा था, ये जानते हुए कि उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हैं, तो अगर कंपनी का कोई डेब्ट होता है तो उसको पूरा चुकाने में वो लायबल होगा, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाएगी। फिर सेवंथ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें शेयर्स का ट्रांसफर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में कोई भी ऐसा खास रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए। पर कोई भी कंपनी एक्चुअल रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती ट्रांसफर ऑफ शेयर में। यानी कि ऐसा कोई कंपनी नहीं कर सकती कि एक बार किसी मेंबर ने शेयर खरीद लिया तो उसे कभी ट्रांसफर कर ही नहीं पाए। अगर ऐसा कोई कुछ भी आर्टिकल में कंपनी में लाती है तो जो ऐसा रेस्ट्रिक्शन होगा वॉइड माना जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आठवां है आपका सेपरेट प्रॉपर्टी। जी, सेपरेट एंटिटी की तरह ही है ये भी। इसमें जो कंपनी है, मैंने बताया था आपको, अपनी मेंबर से डिस्टिंक्ट होती है। कंपनी कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ओन कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। और कोई भी कंपनी का मेंबर जो होता है, भले ही उसकी कुछ कंट्रीब्यूट है, उसकी इफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी ऑल्सो कंट्रीब्यूट हिज कैपिटल बट दे आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, कोई मेंबर अपने आप को कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर क्लेम नहीं कर सकता है।